इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 500 से लेकर के 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें टोटल चैप्टर 1 से लेकर के 26 चैप्टर तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे क्लास 12 हिंदी के बिहार बोर्ड के। और जितने भी क्वेश्चन बताएंगे ना, सबके सब वीवीआई क्वेश्चन है। और पिछले 3 साल से हम जितना भी क्वेश्चन गेस कराए हैं और जितना भी क्वेश्चन बताए हैं ना, आप जा करके मेरे कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, साइंस सिखो के ऑफिशियल पर। क्योंकि हमने वहाँ पे सभी स्टूडेंट का रिव्यू भी डाला है, यानी स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, और रिजल्ट भी डाला है कि कितना रिजल्ट आया है मेरे पढ़ाए गए स्टूडेंट को और दिए गए नोट्स को, ठीक ना। तो आप जा करके देख सकते हैं। और जितना भी हम क्वेश्चन बताएंगे, यानी कि लगभग 500 से 600 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे, सबका हम आपको जो है ना पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे। और साथ में पीडीएफ में जो एक पासवर्ड लगा हुआ है, वो पासवर्ड भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को सिर्फ लास्ट तक देख लीजिए। आपको इस वीडियो के बाद यूट्यूब पर कहीं भी कोई भी वीडियो जो है ना देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट हिंदी आपको करा देंगे क्लास 12 के, ठीक ना। टोटल हिंदी कंप्लीट कराएंगे, हर एक क्वेश्चन देखेंगे। 2009 से लेकर के 2025 तक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सबके सब हम आपको बताएंगे एक ही वीडियो में। बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन होने वाला है सबके सब, और एकरा बाद जो है ना कोई भी वीडियो देखने की आवश्यकता होगा ही नहीं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है प्रीतम और आप अभी देख रहे हैं साइंस सीखो, और आप जानते हैं हमें प्रीतम भैया के नाम से। तो सबसे पहला हम लोग का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि आप जा करके मिला भी सकते हैं, कि बातचीत जो है ना, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। कह रहे हैं कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे निकलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, की बातचीत के जरिए निकलता है। कैसे निकलता है, तो बातचीत के जरिए निकलता है भाप बनकर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग का है, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। यानी जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा। किसके द्वारा, तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम क्या था। जो बालकृष्ण भट्ट जी थे उसके पिताजी के नाम क्या था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बेनी प्रसाद भट्ट जी। क्या हो जाएंगे, बेनी प्रसाद भट्ट जी हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी के पिताजी के नाम। सब क्वेश्चन वीवीआई है, आप जा करके गेस पेपर, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक कहीं से मिला सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है, तो राइट आंसर हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं दमयंती स्वयंवर। कौन लिखे हुए हैं, तो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं दमयंती स्वयंवर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट जी की रचना बातचीत क्या है, तो एक ललित निबंध हो जाएंगे राइट आंसर, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे कि बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार थे। बालकृष्ण भट्ट जी किस युग के निबंधकार हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे भारतेंदु युग के। किस युग के हो जाएंगे, भारतेंदु युग के हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, यानी बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 जून 1844 ईस्वी को। कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे स्वगता स्वयंवर रचना है। स्वगता स्वयंवर किसकी रचना है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है ना बालकृष्ण भट्ट जी याद नहीं रखना है, क्योंकि गलत हो जाता है सब। स्वगता स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट जी की रचना नहीं है, बल्कि श्रीनिवास दास जी की रचना है। किसका हो जाएंगे, श्रीनिवास दास जी का रचना है स्वगता स्वयंवर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, यानी बालकृष्ण भट्ट जी की रचना निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेल का विकट खेल लिखे हुए हैं बालकृष्ण भट्ट जी रचना, ठीक है। क्या हो जाएंगे, रेल का विकट खेल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। बालकृष्ण भट्ट जी ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे हिंदी प्रदीप। क्या निकाले थे, हिंदी प्रदीप नामक जो है ना मासिक पत्र निकाले थे बालकृष्ण भट्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, फ्राइडे के मुंह से। किसके मुंह से सुने थे, तो फ्राइडे के मुंह से हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, यानी कि बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार। तो आपको याद रखना है कि बालकृष्ण भट्ट जी किस चैप्टर का लेखक है, तो बातचीत चैप्टर का लेखक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जी क्या बतलाना चाहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं, राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल ने। कौन रखे थे? रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील के श्रेणी में रखा है? तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएंगे? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे बालकृष्ण भट्ट जी का निवास स्थान। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे, बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसका कहना, यह किसने कहा है? यानी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य रूप के साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही क्या होता है? मनुष्य रूप का असली साक्षात्कार होता है। क्या होता है? असली साक्षात्कार होता है, याद रखिएगा इसको, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? तो राइट आंसर हो जाएंगे एडिसन का मत है। किसका मत हो जाएंगे? एडिसन का हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत से। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे यूरोप के लोगों में जो है ना बात करने का हुनर किससे के द्वारा करते हैं वो लोग? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन के द्वारा करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं भोजपुरी में, मगही में, मैथिली में इत्यादि भाषाएं में करते हैं बात, उसी तरह जो है ना अमेरिका जो है यूरोप में आर्ट ऑफ कन्वेंशन के द्वारा जो है ना बातचीत करते हैं और वहाँ यह प्रचलित भी है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे आधुनिक काल के रचनाकार हो जाएंगे। किस काल के? आधुनिक काल के रचनाकार हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट जी किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के रचनाकार हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आएंगे, चैप्टर नंबर 2 के तरफ से उसने कहा था। तो सबसे पहला प्रश्न आएंगे उस चैप्टर से कि हिंदी कहानी के विकास में मील की पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे उसने कहा था। क्या हो जाएंगे? उसने कहा था हो जाएंगे मील की पत्थर कहानी नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? यानी किस कहानी में कहते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई? तो राइट आंसर हो जाएंगे उसने कहा था कहानी में कहते हैं कि तेरी कुरमाई हो गई, लहना सिंह, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आएंगे कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे उसने कहा था कहानी में बोला गया है कि बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि बुध का कांटा यानी बुद्धू का कांटा जो है ना किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि रामचंद्र शुक्ल की हो जाएंगे, सॉरी चंद्र शर्मा गुलेरी जी का हो जाएंगे राइट आंसर। कि बुध का कांटा किसकी रचना है जो है ना किसके हो जाएंगे? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी का हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि 20वीं सदी के प्रमुख लेखक हो जाएंगे चंद्र शर्मा गुलेरी जी। किस सदी के हो जाएंगे? तो 20वीं सदी का हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, गुलेरी जी कुल कितनी कहानियां लिखी है? गुलेरी जी टोटल कितनी कहानियां लिखी हैं? तो 3 लिखे हैं। कौन कौन? तो बुध के कांटा लिखे हैं, उसने कहा था लिखे हैं और सुखमय जीवन लिखे हैं। 3 को आपको याद रखना है कौन कौन? तो उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुध का कांटा हो जाएंगे, ठीक ना। ये तीनों लिखे हैं कौन? तो चंद्र शर्मा गुलेरी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे लहना सिंह हो जाएंगे, क्योंकि जिसके जो है ना कहानी जो है ना जिस व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है यानी अगल बगल में घूमती है उसे हम लोग कहते हैं कहानी का नायक, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, उसने कहा था कहानी है, उसने कहा था कहानी कैसी कहानी है? तो युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो इस कहानी में जो है ना तीनों चीज हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग कहेंगे इनमें से सभी की कहानी है। राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? यानी जो उसने कहा था कहानी है उसमें किस शहर का चित्रण किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि अमृतसर का चित्रण किया गया है। किसका? तो अमृतसर का चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि मांझे। क्या हो जाएंगे? मांझे हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आएंगे, अगला प्रश्न है कि लहना सिंह किस पद पर था? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे यानी जमदार के पद पे। किस पद पे था? तो जमदार के पद पे हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बोधा सिंह। क्या हो जाएंगे? बोधा सिंह हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो डी हो जाएंगे जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? जर्मनी के साथ हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? यानी जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे लहना सिंह ने मार गिराया। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? लहना सिंह हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे यानी कि 77 या फिर 77, ठीक ना। याद रखना है, सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 या फिर 77 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएंगे चंद्र शर्मा गुलेर जी का। किसका हो जाएंगे? चंद्र शर्मा गुलेर जी का हो जाएंगे रचना सुखमय जीवन। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे 1915 में प्रकाशित हुई थी। कब हुई थी? 1915 में प्रकाशित हुई थी उसने कहा था कहानी। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे, कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे चंद्र शर्मा गुलेर जी की जो है ना कृति है कछुआ धर्म। किसका हो जाएंगे? चंद्र शर्मा गुलेर जी की कृति है कछुआ धर्म। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? यानी कि जो उसने कहा था कहानी है उसमें कहता है लड़का कि तेरी कुरमाई हो गई, तो यानी जो है ना कुरमाई का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है, यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी, ठीक है। क्या होता है? मंगनी होता है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगनी, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कहेंगे, गुलेर जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे गुलेर के। किस गांव के हो जाएंगे? गुलेर के हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है कि चंद्र शर्मा गुलेर जी किस युग के कहानीकार हो जाएंगे? तो ऑप्शन हो जाएंगे द्विवेदी युग के। किस युग के हो जाएंगे? द्विवेदी युग का हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे 7 जुलाई 1883 ईस्वी को चंद्र शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी का हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, उसने कहा था कहानी जो है ना किस प्रकार की कहानी है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्म प्रधान कहानी है। कैसी कहानी हो जाएंगे? कर्म प्रधान कहानी है, उसने कहा था कहानी। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे तेरी कुरमाई हो गई। कौन सा प्रश्न करता था? कि तेरी कुरमाई हो गई। यह वाला जो है ना बचपन में लहना सिंह बार बार लड़की से प्रश्न करता था, ठीक। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे, लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है? तो वजीरा सिंह को भेजता है। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो वजीरा सिंह हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आएंगे, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? जो लहना सिंह थे उसके मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे अमृतसर के रहने वाले थे। कहाँ के? तो अमृतसर के हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग के आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर संपूर्ण क्रांति के तरफ से। संपूर्ण क्रांति चैप्टर के तरफ से कि दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। क्या हो जाएंगे? मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को कहा था? किसने कहा था अभी न जाने कितने मील इस देश की जनता को जाना है? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अभी न जाने कितने देश जो है ना दूर इस देश की जनता को जाना है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? तो राइट आंसर हो जाएंगे डी अमेरिका का दलाल कहा गया। किसका दलाल कहा गया? अमेरिका का दलाल कहा गया जयप्रकाश नारायण को। अगला प्रश्न आते हैं कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे डॉक्टर रहमान। क्या नाम था? डॉक्टर रहमान हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? तो उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो राइट आंसर हो जाएंगे बिहार विद्यापीठ से पास की। कहाँ से? बिहार विद्यापीठ हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने आईएएससी की परीक्षा कहाँ से पास की? तो बिहार विद्यापीठ हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, फनीसवा नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे मैला आंचल। क्या हो जाएंगे? मैला आंचल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो फनीसवा नाथ रेणु की पुस्तक कौन सी है? मैला आंचल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? यानी लोकनायक के नाम से किसे जानते हैं हम लोग? जयप्रकाश नारायण को जानते हैं। जब आपने संपूर्ण क्रांति चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता होगा, क्या होगा? पता होगा कि जो है ना किसे लोकनायक के नाम से हम लोग जानते हैं, तो जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, ठीक।
अगला प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे प्रभावती देवी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? प्रभावती देवी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। जयप्रकाश नारायण की पत्नी के नाम क्या था? तो प्रभावती हो जाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे जयप्रकाश नारायण की रचना हो जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी। ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे 1998 में। कब दी गई थी? 1998 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे देश नायक के नाम से याद करती है। किसे? देश नायक के नाम से याद करती है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे पटना में 5 जून 1974 ईस्वी में। कब? पटना में 5 जून 1974 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे यानी कि 1974 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। कब हो जाएंगे? 1974 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि हर्षु दयाल। क्या हो जाएंगे? हर्षु दयाल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? हर्षु दयाल हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग का है संपूर्ण क्रांति क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे भाषण है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति भाषण कौन दिए? तो जयप्रकाश नारायण ने पटना में 5 जून 1974 को दिए हुए हैं। जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी सिताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिताब दियारा में हुआ था। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे मैग्सेस सम्मान से। किससे? तो मैग्सेस सम्मान हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या आएंगे जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे नई पीढ़ी के हाथ में। किसके हाथ में हो जाएंगे? नई पीढ़ी के हाथ में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग का है चैप्टर नंबर 4 यानी अर्धनारीश्वर चैप्टर की तरफ से। चैप्टर नंबर 4 का नाम है अर्धनारीश्वर, जिसको लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। तो सबसे पहला प्रश्न आते हैं कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि अर्धनारीश्वर पाठ की है। किस पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर पाठ की हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि पद्म भूषण हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? पद्म भूषण हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या फिर अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना हो जाएंगे अर्धनारीश्वर। किसका हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर जी का हो जाएंगे अर्धनारीश्वर चैप्टर। नेक्स्ट हम लोग का है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बेगूसराय जिले में। किस जिले में? बेगूसराय जिले में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग क्या है अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय है? तो नारी और पुरुष दोनों की गुण की समन्वय है। किसमें? तो नारी और पुरुष दोनों के गुण का समन्वय किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है रामधारी सिंह दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे छात्र सहोदर में। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? छात्र सहोदर में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग का है रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार है तो पत्नी क्या है? यानी रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं यदि पति विचार है तो पत्नी क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे भावना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भावना हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे एकांकी से। क्या चीज से? एकांकी से हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस रूप का जो है ना किस प्रकार का रूप है? तो जो है ना कल्प जो है ना वास्तविक रूप है। ठीक है, सॉरी काल्पित रूप है, यानी कल्पना किया गया है। अर्धनारीश्वर में शंकर और पार्वती का रूप का क्या किया गया है? कल्पना किया है। ये नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा कल्पित किया गया है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है निम्नलिखित में से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की नहीं है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे जूठन। जूठन जो है ना
ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएंगे, जूठन नहीं है, रामधारी सिंह दिनकर जी की क्या चीज़, तो रचना हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, अथवा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी उर्वशी। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, उर्वशी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध और शांति जो है ना की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति क्या है। युद्ध और शांति पर काव्य जो है ना, शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएंगे, कुरुक्षेत्र हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, गांधारी थी, गांधारी कौन थी, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, दुर्योधन की माँ थी। गांधारी कौन थी, तो दुर्योधन की माँ हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है ना जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएंगे 23 सितंबर 1908 ईस्वी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी किस युग के कवि थे, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छायादोत्तर युग के कवि थे। क्या हो जाएंगे, छायादोत्तर युग के कवि हो जाएंगे रामधारी सिंह दिनकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है संस्कृत के 4 अध्याय, तो याद आपको रखना है, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग के आएंगे चैप्टर नंबर 5 यानी रोज कहानी के तरफ से। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है रोज, जिसको लिखे हैं सचिदानंद हीरानंद व तस्य अज्ञेय जी, ठीक ना। सबसे पहला प्रश्न आएंगे कि निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएंगे रोज कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया है। किस कहानी में, रोज कहानी में गैगरीन का उल्लेख किया गया है। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे, मालती किस कहानी की पात्र है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोज कहानी की पात्र हो जाएंगे मालती। किस कहानी के हो जाएंगे, रोज कहानी के हो जाएंगे पात्र मालती। अगला हम लोग का प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो लेखक ऐसा पूछते हैं मालती से कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, ठीक है। तो याद आपको रखना है कि लेखक पूछते हैं कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। अगला प्रश्न आएंगे हम लोग का, सचिदानंद हीरानंद व तस्य अज्ञेय द्वारा लिखी गई हुई कहानी कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोज कहानी लिखे हैं सचिदानंद हीरानंद व तस्य अज्ञेय, ठीक ना। अगला हम लोग का प्रश्न है, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती है। क्या हो जाएंगे, मालती हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आते हैं कौन, तो लेखक। कितने वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आते हैं लेखक। अगला प्रश्न है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, यानी कि गैग्रीन। क्या हो जाएंगे, गैग्रीन हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ठीक है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला, तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में संपादित हुई थी या फिर प्रकाशित हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पत्रिका सेवा में अज्ञेय जी की पहली जो है ना कहानी प्रकाशित हुई थी, ठीक ना। तो याद आपको रखना है कि पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो पत्रिका सेवा में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है कि जो रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था, तो महेश्वर जो है ना डॉक्टर था, गैंग्रीन लोग का इलाज करता था, ठीक है। तो महेश्वर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे, अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, तो ऑप्शन हो जाएंगे 10 वर्ष की उम्र में, ऑप्शन नंबर ए। कितने वर्ष के, तो 10 वर्ष की उम्र में, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कहेंगे, तार सप्तक का संपादक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, सचिदानंद हीरानंद व तस्य अज्ञेय जी। क्या हो जाएंगे, सचिदानंद हीरानंद व तस्य अज्ञेय जी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी, यानी अज्ञेय जी की रचना है नदी के द्वीप। किसकी हो जाएंगे, तो अज्ञेय जी की रचना हो जाएंगे नदी का द्वीप। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे, यानी प्रश्न संख्या 14 है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है। अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि कितनी नावों में कितनी बार। क्या हो जाएंगे राइट आंसर, कितनी नावों में कितनी बार हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कहेंगे, अज्ञेय का जन्म हुआ था, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएंगे 7 मार्च 1911 ईस्वी को। कब हुआ था, 7 मार्च 1911 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे, अज्ञेय का पिता का नाम क्या था, यानी सचिदानंद हीरानंद व तस्य अज्ञेय जी के पिताजी के नाम क्या थे, तो हो जाएंगे डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि अज्ञेय जी हो जाएंगे। उत्तर प्रियदर्शी का नाटककार कौन हो जाएंगे, तो अज्ञेय जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर।
अगला प्रश्न है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे उपन्यास हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपन्यास हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे अज्ञाय की माँ का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि व्यमती देवी। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? व्यमती देवी हो जाएंगे अज्ञाय जी के माता जी का नाम, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे चैप्टर नंबर 6 की तरफ से, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एक लेख और एक पत्र, जिसको लिखे हैं भगत सिंह। सबसे पहला प्रश्न हम लोग कहेंगे कि एक लेख और एक पत्र भगत सिंह जो है ना, किसको पत्र लिखा है? भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है एक लेख एक पत्र में? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए सुखदेव को पत्र लिखा है। बहुत ज़्यादा VVI प्रश्न है, हर बार लगभग पूछे जाते हैं। कितने बार? हर बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको याद आपको रखना है, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे देश सेवा की बदले दी गई फांसी को। क्या हो जाएंगे? देश सेवा की बदले दी गई फांसी को हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे भगत सिंह की रचना हो जाएंगे। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किसका हो जाएंगे? तो राइट आंसर हो जाएंगे भगत सिंह की। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे भगत सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भगत सिंह हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया था? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी यानी कि 1926 में किया था। कब किए थे? 1926 हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी। क्या हो जाएंगे? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आएंगे भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे? तो 12 वर्ष की उम्र में जो है ना भगत सिंह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हो गए थे। कितने वर्ष की उम्र में? तो 12 वर्ष की उम्र में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आएंगे 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए थे? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे गदर पार्टी की ओर। किस पार्टी की ओर? गदर पार्टी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न आएंगे हम लोग का चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि 1922 ईस्वी में हुआ था। कितने ईस्वी में? तो 1922 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो याद रखिएगा चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 1922 में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे भगत सिंह की शहादत कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे 23 मार्च 1931 ईस्वी। कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है भगत सिंह गण्य शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े? तो ऑप्शन हो जाएंगे प्रताप। किस पत्रिका से? प्रताप हो जाएंगे इसका राइट आंसर। तो आपको याद रखना है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाले जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े हैं? तो राइट आंसर हो जाएंगे प्रताप। अगला प्रश्न हम लोग कहें भगत सिंह कैसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं? किसे घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि आत्महत्या के जो है ना भगत सिंह घृणित तथा कायरतापूर्ण मानते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो ऑप्शन नंबर सी है मृत्युदंड। भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था? तो मृत्युदंड वो चाहते थे, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग क्या जाएंगे भगत सिंह ने अपने मित्र के साथ केंद्रीय असेंबली में बम जो है ना कब फेंका था? तो बी हो जाएंगे यानी कि 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में। कब हुआ था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए यानी कि 28 सितंबर 1907 ईस्वी। कब हो जाएंगे? 28 सितंबर 1907 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा के क्या नाम थे? तो अजीत सिंह हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भगत सिंह को लिखा हुआ है। विद्यार्थी और क्या राजनीतिक शीर्षक निबंध कौन लिखे हैं? भगत सिंह लिखे हैं। अगला प्रश्न आएंगे मैं नास्तिक हूँ क्यों हूँ, यह किसका लेख है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे भगत सिंह का लेख है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। कौन हो जाएंगे? तो भगत सिंह का लेख है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे भाई थे, ठीक है। लगभग हम सभी चैप्टर से जो है ना 20 प्रश्न ओवरऑल माना जाए, यानी सब चैप्टर से 20 प्रश्न, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 26 इंटू 20 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लगभग बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, लगभग बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर है जिसमें 35 है, 30 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो लगभग हम आपको 500 प्लस बताएंगे। PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। उसका पासवर्ड क्या है हम आपको जस्ट आगे अब बता देंगे। तो उसका पासवर्ड जो है ना आप वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको 600 प्लस PDF डाउनलोड हो जाएगा आपके फ़ोन में, जिसे आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं या फिर फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपके गैलरी में चला जाएगा। तो चलिए आगे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 को, ओ सदा नीरा जिसका नाम है।
चैप्टर नंबर 7 का नाम है ओ सदानीरा, जो है ना, जिसका लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। सबसे पहला प्रश्न आएंगे कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी गहरी और विशाल है। क्या है? गहरी और विशाल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करने से क्या होगा कि आप जैसे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वैसे बहुत सारे बच्चे देख सकेंगे और यूट्यूब पर पहली बार आपको इतना कम समय में टोटल चैप्टर समाप्त वाला वीडियो मिलेगा। देखिए, समाप्त तो बहुत लोग किए हैं, लेकिन जो है ना 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा इतना जो है ना एक स्टूडेंट नहीं देख पाते हैं, कैपेसिटी नहीं हो पाती है, और जिसमें चारों ऑप्शन आपको बताया जाएगा। लेकिन हम आपको ओनली आंसर इसलिए बता रहे हैं ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ सको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद कर सको। और सब VVI क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली क्वेश्चन बता रहे हैं, आप जा करके मिला लीजिएगा, सब VVI क्वेश्चन है। कम्युनिटी टैब आप चेक कर लीजिएगा पिछले ईयर का कितना टकराया है मेरे बताया गया क्वेश्चन में से। ठीक, सब्जेक्टिव भी हम आपको पूरा हिंदी के बता चुके हैं, साथ में इंग्लिश का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब हम चैप्टर इसमें आपको पढ़ाएंगे वन शॉट में, बहुत कम समय में पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है ना सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा साइंस सीखो को, और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि ओ सदानीरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे बोलते क्षण से लिया गया है। किस चैप्टर से? तो बोलते क्षण से हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे यानी कि चंचल रहा है। कैसा रहा है? चंचल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, सरयामन ताल का जल कैसा है। सरयामन ताल का जल कैसा है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि स्थिर है। कैसा हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्थिर हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माद मानव एक ही सिक्के की दो पहलू है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखे गए हैं। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा लिखे गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या है, रामपुरवा कहाँ है, तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर ए यानी कि भितिहारवा के पास। कहाँ हो जाएंगे? भितिहारवा के पास हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, तो मठ के महंत ने दी थी। कौन दिए थे? मठ के महंत ने दिए थे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है गांधी जी को झोपड़ी को डैश ने जला दिया, तो यमन साहब के कर्मचारियों ने गांधी जी को झोपड़ी को जला दिया था। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी थी, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे थे बहुजन संप्रेषण के माध्यम से क्या चीज़, तो पुस्तक लिखे हुए थे। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे ओ सदानीरा शीर्षक पाठ किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो निबंध है, यानी कि ओ सदानीरा चैप्टर क्या है, तो एक निबंध हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ओ सदानीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी हुई है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे चंपारण के संस्कृति पर लिखी गई है। क्या चीज़, तो चंपारण के संस्कृति पर लिखी गई है। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे राजा हरि सिंह देव को राजा गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि 1335 ईस्वी में करना पड़ा। कब किया गया? 1325 ईस्वी हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, 35 नहीं 25। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी कौन थे, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि पुंडलिक जी तो थे ना एक शिक्षक थे। क्या थे? पुंडलिक जी एक शिक्षक थे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि मथुरा जी को मिली है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि विद्या वारिधि हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? विद्या वारिधि हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटे वंश के राजा हरि सिंह को किसका मुकाबला करना पड़ा, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक को। किसका? तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है गांधी जी चंपारण में कब आए थे, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे यानी कि अप्रैल 1917 में आए थे। कब आए थे? अप्रैल 1917 में आए थे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है तीनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे नील से हो जाएंगे। तीनकठिया प्रथा का संबंध किससे है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि नील से है। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया गया था, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा। किसके द्वारा? जगदीश चंद्र माथुर जी द्वारा हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। किसको? गंडक को निमित्त बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति उत्सव
वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी ने किए थे। बिहार के सुप्रसिद्ध संस्कृति महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग क्या आएंगे, ओ सदानीरा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे यानी कि जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे ओ सदानीरा का लेखक। कौन हो जाएंगे? जगदीश चंद्र माथुर जी हो जाएंगे ओ सदानीरा का लेखक। नेक्स्ट हम लोग एक चैप्टर नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 का नाम है मोहन राकेश जो है ना लिखे हुए हैं सिपाही की माँ। तो सबसे पहला प्रश्न आते हैं सिपाही की माँ चैप्टर की तरफ से कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन मुगलानी, कृष्ण मोहन मुगलानी, राधा कृष्ण मुगलानी या फिर रामकृष्ण मुगलानी। तो राइट आंसर हो जाएंगे मदन मोहन मुगलानी है मोहन राकेश का बचपन का नाम, ठीक है। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे कि मुन्नी कौन थी? मुन्नी कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएंगे बिस्नी की बेटी थी। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है ना। तो मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी की बेटी हो जाएगी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है। तो ऑप्शन ए यानी कि निम्न मध्यम वर्ग की हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? निम्न मध्यम वर्ग की हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई पर के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती हुई दिखाई देती है? तो ऑप्शन हो जाएंगे सूत काटती हुई दिखाई देती है। क्या करती हुई? तो सूत काटती हुई हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रंगून कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे राइट यानी कि बर्मा में है। रंगून कहाँ है? तो बर्मा में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है मोहन राकेश रचित नाट्य संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे यानी कि आषाढ़ का एक दिन। क्या हो जाएंगे? आषाढ़ का एक दिन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिपाही की माँ एकांकी के लेखक कौन है? यानी सिपाही की माँ जो है ना उसका एकांकी का लेखक कौन है या फिर सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सिपाही के माँ लिखे हैं मोहन राकेश जी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएंगे? मोहन राकेश जी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्नी किस एकांकी की पात्र है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सिपाही की माँ एकांकी की पात्र हो जाएंगे बिस्नी। किस जो है ना एकांकी की पात्र हो जाएंगे? तो सिपाही की माँ। अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि मानक के माँ का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी कि बिस्नी है। मानक के माँ का नाम क्या है? तो बिस्नी हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे द्वितीय विश्व युद्ध में। किस युद्ध में? तो द्वितीय विश्व युद्ध हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है मोहन राकेश किस पत्रिका के संपादक रहे हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे सारिका के संपादक रहे। किसका? तो सारिका के संपादक रहे हैं मोहन राकेश जी। नेक्स्ट हम लोग का चैप्टर है डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी यानी कि मुन्नी जाती है। डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है? तो मुन्नी हो जाएंगी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 13 दिनों तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे, यह किसने कहा? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे ईसाई लड़की ने कहा। कौन कहते हैं? तो ईसाई लड़की कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी माँ पागल हो गई है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि सिपाही की माँ जो है ना पागल हो गई है। किसकी माँ पागल हो गई है? तो सिपाही की माँ पागल हो गई है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने की भविष्यवाणी करती है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे मंगलवार को। किस दिन? तो मंगलवार को हो जाएंगे, इसका राइट आंसर कहती है कि मंगलवार की भैया की चिट्ठी जरूर आएंगे। अगला प्रश्न है कौन कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा? तो ऑप्शन भी हो जाएंगे सिपाही कहती हैं कि मैं इसके लाश को जो है ना ले जाकर चील और कौवे के आगे डाल दूंगा, ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग का है किस पाठ में यह उदाहरण आया है फौजी वहां लड़ने के लिए हैं वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागते हैं उसे गोली मार दी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि सिपाही की माँ। क्या हो जाएंगे? सिपाही की माँ हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 8 जनवरी 1925 ईस्वी को। कब हुआ था? 8 जनवरी 1925 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। लाइक करने से हम जो है ना बहुत लोगों तक यह वीडियो सजेस्ट कर पाएगी और ठीक है। और आप एक प्यारा सा कमेंट भी लिख दीजिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, जल्दी से कमेंट कर दीजिए आप, ठीक है। जिसका कमेंट सबसे पहले और बढ़िया रहेगा हम उसको कमेंट का पिन कर देंगे, सब लोग उसी पर लाइक कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग एक कमेंट भी जल्दी से कर दीजिए, ठीक, जल्दी से कर देंगे आप लोग। चलिए आई होप कि आप लोग कर दिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे अंडे के छिलके तथा अन्य जो है ना एकांकी से। किस एकांकी से? तो अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है मुन्नी और मानक के माँ का नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे यानी कि बिस्नी। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? बिस्नी हो जाएंगे इसका राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन हम लोग का है सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी कि बर्मा में हो रही है। क्या हो रही है, तो बर्मा में हो रही है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है सिपाही की मां एकांकी में कुंती कौन है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे पड़ोसिन है। कौन हो जाएंगे, तो पड़ोसिन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 9 की तरफ से। 9 नंबर चैप्टर का नाम है परगीत और समाज, जिसको लिखे हैं नामवर सिंह जी। सबसे पहला हम लोग का भी एक क्वेश्चन आएंगे कि परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएंगे बात विवाद संवाद से लिया गया है। किससे हो जाएंगे, बात विवाद संवाद से हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आएंगे कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, यानी कि जीयनपुर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, जीयनपुर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे नामवर सिंह के गुरु कौन थे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि बीएचयू से किए हैं। कहाँ से किए हैं, बीएचयू से किए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि 1973 में मिला था। सॉरी, कब मिला था, 1971 में मिला था, 73 नहीं होगा, 71 हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक ना। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे जोधपुर विश्वविद्यालय में। किस विद्यालय में हो जाएंगे, जोधपुर विश्वविद्यालय हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक ना। अगला हम लोग का प्रश्न है दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी कि नामवर सिंह की रचना है दूसरी परंपरा की खोज। किसकी हो जाएंगे, नामवर सिंह का हो जाएंगे, राइट आंसर। अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएंगे, नामवर सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, नामवर सिंह हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे 28 जुलाई 1927 ईस्वी को। कब हुआ था, 28 जुलाई 1927 ईस्वी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएंगे तिरिच। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की नहीं है, तो तिरिच हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या आएंगे, परगीत और समाज के लेखक कौन है, क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर नामवर सिंह है। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ध्यान से हर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नामवर सिंह द्वारा लिखित परगीत और समाज क्या है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, ये निबंध है। परगीत और समाज चैप्टर क्या हो जाएंगे, तो एक निबंध हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे कविता के नए प्रतिमान पर। क्या हो जाएंगे, कविता के नए प्रतिमान पर, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह प्रधान संपादक थे, क्या चीज के प्रधान संपादक थे, तो आलोचना हो जाएंगे, आलोचना त्रैमासिक के। क्या चीज का, आलोचना त्रैमासिक का हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे हम लोग का चैप्टर नंबर 10 यानी जूठन की तरफ से। चैप्टर नंबर 10 का नाम है जूठन, जिसको लिखे हैं ओम प्रकाश जी। सबसे पहला वीवीआई क्वेश्चन हम लोग के आएंगे वह है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो जूठन हो जाएंगे, राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, जूठन हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के आएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाएंगे, राइट आंसर। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे भारत रत्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, भारत रत्न हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस जो है ना आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार थे, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हिंदी में जुड़े किस जो है ना आंदोलन से महत्वपूर्ण रचनाकार हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, यानी कि दलित आंदोलन से। क्या हो जाएंगे, दलित आंदोलन से हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जन्म जो है ना कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएंगे बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुजफ्फरनगर कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है, राइट आंसर हो जाएंगे बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेड मास्टर कलीराम ने किसे झाड़ू लगाने के लिए मैदान में कहा, या फिर मैदान में झाड़ू लगाने के लिए किसे कहा, वो तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहा था। किसे कहा था, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। तो आप लोग याद रखिएगा कि हेड मास्टर कलीराम ने किसे झाड़ू लगाने के लिए पूरे मैदान में कहा, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी जी कौन कहता था? राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि पिताजी कहते थे। कौन कहते थे? पिताजी कहते थे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी यानी कि पिताजी ने देख लिए थे लेखक को झाड़ू लगाते हुए विद्यालय में। ठीक, अगला हम लोग का क्वेश्चन है कि जब लोदक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वाले के लिए जो है ना खाने के लिए क्या मिलता था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि जूठन मिलता था। क्या मिलता था? जूठन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहेंगे भाभी जी आपके हाथ का खाना तो बहुत जायकेदार है, यह किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएंगे सुरेंद्र सिंह कहते हैं कि भाभी जी आपके जो है ना हाथ के खाना तो बहुत जायकेदार है। ऐसा कौन कहते हैं? सुरेंद्र सिंह कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आएंगे कि सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में उनके घर के साफ सफाई के काम किसने किया था? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे लेखक की मां करते हैं। कौन करते हैं? लेखक की मां करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे सुखदेव सिंह त्यागी की लड़की की शादी में किसने गांव भर से चारपाई ढोकर एकत्रित किया था? तो राइट आंसर हो जाएंगे लेखक के पिताजी किए थे। कौन किए थे? लेखक के पिताजी किए थे, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? यह किसका कथन है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे लेखक के पिताजी के कथन है। किसका हो जाएंगे? लेखक के पिताजी का कथन है। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे यानी कि कलीराम नाम था। क्या नाम था? कलीराम हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आएंगे कि लेखक लेखक जो है ना ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म हुआ था। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए यानी कि 30 जून 1950 ईस्वी को। कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग का जूठन क्या है? तो जूठन जो है ना क्या हो जाएंगे? तो एक आत्मकथा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जूठन एक आत्मकथा हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना किए थे? तो मेघदूत नामक नाट्यशाला की स्थापना ओम प्रकाश जी किए हुए थे। ठीक है, क्या होता है जब प्रकाश रहता है ना तो मेघ जो है ना नहीं आता है, तो आपको याद रखिएगा कि मेघदूत हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की नाट्यशाला। अगला हम लोग का प्रश्न आएंगे कि मेघदूत नामक नाट्यशाला स्थापित कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, और जब मेघ होता है तो कहाँ होता है? तो लोग क्या होता है कहता है महान हो गया है, बहुत महान हो गया है, तो महान से आपको मेघदूत याद आ जाएगा। और मेघदूत जो है ना प्रकाश रहता है तो मेघ नहीं आता है, तो मेघदूत हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की क्या हो जाएंगे? नाट्यशाला। दलित साहित्य संदर्भ शास्त्र के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र का रचनाकार। अगला प्रश्न हम लोग क्या आएंगे चैप्टर नंबर 11 की तरफ से। चैप्टर नंबर 11 का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन, जिसको लिखे हुए हैं कौन? तो मलयज। सबसे पहला हम लोग का VBI क्वेश्चन आएंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर की तरफ से कि यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मलयज की द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मलयज की द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न हम लोग क्या है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मलयज है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे? तो मलयज हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग का है मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी यानी कि आजमगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था मलयज का जन्म? आजमगढ़ हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि मलयज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? तो राइट आंसर हो जाएंगे कृषि मंत्रालय में। किस मंत्रालय में किए थे? तो कृषि मंत्रालय में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन आएंगे कि मलयज के पिताजी का नाम क्या थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी यानी कि त्रिलोकीनाथ वर्मा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? त्रिलोकीनाथ वर्मा हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मलयज जो है ना छात्र रोग में किस रोग से ग्रसित था? राइट आंसर हो जाएंगे क्षय रोग से ग्रसित था। किस रोग से? क्षय रोग हो जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आएंगे कि सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितनी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे यानी कि 8 साल की थी। कितने साल की थी? 8 साल हो जाएंगे इसका राइट आंसर। जो सेब बेच रही थी उसकी कितनी उम्र थी? तो 8 साल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मलयज की आलोचना है? राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी यानी कि क्या हो जाएंगे? कविता के साक्षात्कार हो जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएंगे? कविता के साक्षात्कार हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक ना। अगला हम लोग का प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 है कौन सी रचना मलयज की है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे जख्म पर फूल। क्या हो जाएंगे? जख्म पर फूल हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक ना।
नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी रचना मलयज की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या हो जाएंगे? जख्म पर फूल हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? जख्म पर फूल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1971 ईस्वी में लिखे हैं। कौन कब लिखे हैं? 1971 ईस्वी में लिखे हुए हैं। मलयज की माँ का नाम क्या है? बहुत ज़्यादा वीवीआई प्रश्न है, हर साल पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्रभावती। क्या हो जाएंगे? प्रभावती हो जाएंगे इसका राइट आंसर। मलयज की माँ का नाम क्या हो जाएंगे? प्रभावती हो जाएंगे। मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए हुए हैं? मलयज ने एमए किस विश्वविद्यालय से किए हैं? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएंगे इसका राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलयज का जन्म हुआ था। मलयज का जन्म कब हुआ था? तो 1935 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1935 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है मलयज का मूल नाम क्या है? यानी मूल नाम कहने का मतलब वास्तविक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे भारत श्रीवास्तव। क्या हो जाएंगे? भारत श्रीवास्तव हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी रचना मलयज की है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी कविता से साक्षात्कार। क्या हो जाएंगे? कविता से साक्षात्कार हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या से लिखित है? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डायरी विद्या से लिखित है। किस विद्या से? डायरी विद्या से लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी, यानी कि मलयज की है। किसका हो जाएंगे? मलयज का हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या आएंगे चैप्टर नंबर 11 के तरफ से, सॉरी 12 के तरफ से, जिसका नाम है तिरिच और लिखे हैं उदय प्रकाश जी। चलिए तो लिखे हैं उदय प्रकाश जी। तो सबसे पहला हम लोग का प्रश्न आते हैं तिरिच चैप्टर की तरफ से। तिरिच किस प्रकार की रचना है? तिरिच जो है ना किस प्रकार की रचना हो जाएंगे? राइट आंसर क्या होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आधुनिक तरसादी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आधुनिक तरसादी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग का प्रश्न आएंगे उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय में उदय प्रकाश ने किस विश्वविद्यालय से एमए किए हैं? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी, यानी कि सागर विश्वविद्यालय से हो जाएंगे राइट आंसर। क्या हो जाएंगे? सागर विश्वविद्यालय से हो जाएंगे राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक विभाग में काम किए हैं? तो ऑप्शन हो जाएंगे दिनमान। क्या हो जाएंगे राइट आंसर? दिनमान हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे लेखक को किसने बताया कि तिरिच में काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे थानू बताते हैं कि तिरिच में जो है ना काले नाग से 100 गुना ज्यादा जहर होता है। अगला प्रश्न हम लोग का है उदय प्रकाश के अनुसार दशहरे के दिन किस चिड़िया को जरूर देखना चाहिए? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन सी, यानी कि नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए दशहरे के दिन। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे लेखक को किसने 300-300 के 3 नोट दिए थे? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन बी, यानी कि डॉक्टर पंत ने दिए थे 300-300 के 3 नोट, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे बोलने और सीखने की आदत थी। क्या चीज की? बोलने और सीखने की आदत हो जाएंगी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है लेखक के पिताजी शहर क्यों आए थे? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, अदालत में पेशी के लिए गए थे, ठीक है। किसके लिए? अदालत में पेशी के लिए गए हुए थे। लेखक के पिताजी को बचपन में किस रोग की शिकायत थी? तो राइट आंसर होंगे एपेंडिसाइटिस की। क्या चीज का? एपेंडिसाइटिस का हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानीकार तिरिच की लाश को जलाने जंगल में किसके साथ गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे थानू के साथ गया था। किसके साथ? थानू के साथ गया था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है? उदय प्रकाश जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग क्या आएंगे पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो राइट आंसर हो जाएंगे मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से, यानी कि मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से जो है ना पिताजी की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदय प्रकाश का जन्म हुआ था? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन ए, यानी कि 1 जनवरी 1952 ईस्वी में। कब हुआ था? 1 जनवरी 1952 ईस्वी में हो जाएंगे। तिरिच क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि विष खापर जहरीला रिजार्ड होता है। क्या होता है? विष खापर जहरीला रिजार्ड होता है। अगला हम लोग का प्रश्न है अरेबा प्रेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कहानी संग्रह है। अरेबा प्रेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? तो कहानी संग्रह हो जाएंगे। कहानीकार को सपने में बोलने और सीखने की आदत है, यह किसने बतलाया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे कहानीकार के माँ ने बतलाते हैं बोलने और सीखने की आदत है, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग कहेंगे तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? तो लेखक के पिताजी से या फिर कहानीकार के पिताजी से हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कहेंगे शिक्षा जो कि लास्ट चैप्टर है गढ़खंड के तरफ से।
शिक्षा चैप्टर का लेखक है जे कृष्ण मूर्ति जी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग क्या आएंगे, जे कृष्ण मूर्ति जी का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएंगे जिद्दू कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन बी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक, अगला हम लोग का प्रश्न है, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की युक्ति है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे शिक्षा का जो है ना लेखक है, यानी जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, लीडबेटर की नजर में जे कृष्ण मूर्ति जी क्या थे? तो ऑप्शन हो जाएंगे सी, यानी कि विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ की मृत्यु किस समय जे कृष्ण मूर्ति जी कितने वर्ष के थे? तो ऑप्शन हो जाएंगे 10 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 10 वर्ष हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति जी का शिक्षा कृति क्या है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे संभाषण है। क्या हो जाएंगे? संभाषण हो जाएंगे जे कृष्ण मूर्ति जी की शिक्षा कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ भय है जो है ना मेधा कहाँ नहीं हो सकती? तो राइट आंसर हो जाएंगे जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेना से कई ज्यादा कठिन क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे जीवन को समझना जो है ना बहुत ज्यादा कठिन है। अगला हम लोग का प्रश्न आते हैं, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए हो जाएंगे स्वतंत्र वातावरण में रहना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार मानव के विचारों को उसके संबंधों के साथ तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे भय नष्ट कर देता है। क्या होता है? भय नष्ट कर देता है, राइट आंसर हो जाएंगे। जे कृष्ण मूर्ति जी के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है ना किस ओर अग्रसर है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, यानी कि नाश की ओर हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे? नाश की ओर हो जाएंगे, इसका राइट आंसर। द फास्ट एवं लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो राइट आंसर होंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सॉरी हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, जय कृष्ण मूर्ति जी की जो है ना कृति है द लास्ट एवं फास्ट। अगला हम लोग का है, समयवाद किससे लड़ रहा है? तो राइट आंसर हो जाएंगे पूंजीपति से लड़ रहा है। समाजवाद किससे? तो पूंजीपति से लड़ रहा है। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएंगे 12 मई 1895 ईस्वी में हो जाएंगे इसका राइट आंसर। जय कृष्ण मूर्ति जी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे वे पारे बोलते थे, संभाषण करते थे। क्या होंगे? वे पारे बोलते थे, संभाषण करते थे। नेक्स्ट हम लोग का है, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे जय कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे। शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति जी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, जय कृष्ण मूर्ति जी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर होंगे आंध्र प्रदेश में हुआ था। कहाँ? आंध्र प्रदेश हो जाएंगे इसका राइट आंसर। अगला हम लोग का यहाँ पर समाप्त होता है हम लोग का गढ़ खंड टोटल। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे टोटल काव्य खंड कह सकते हैं या फिर पद खंड कह सकते हैं। ठीक है, काव्य खंड के तरफ से टोटल हम लोग और जितना भी क्वेश्चन आ गया हम लोग का 300 प्लस वो हम टोटल देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, और साइंस सीखो पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपको वन शॉट एग्जाम से पहले हर चीज कंप्लीट कराने की 100% गारंटी देखते हैं। ठीक है, आप जाइएगा साइंस सीखो चैनल पर तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है एग्जाम की खजाना। ठीक है, एग्जाम के खजाना, उसमें आपको टोटल सब्जेक्ट वन शॉट वीडियो मिल जाएगा, और वन शॉट के साथ आपको